वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि लाठी चार्ज करने पर आपके कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मजबूर किया। किसी पुलिस के ऊपर किसी के सर को कोई नौजवानों ने फोड़ा हो, पत्थर से किसी का कोई फोड़ा, इसे तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये जैसे ये देखिए, ये पुलिस के जवान हैं, इनकी तस्वीरें मैं लगा दूंगा, ये घायल हैं। बट जो लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? आंसू गैस छोड़ा ही तो बचा क्या है, गोली ही चलाना बचा था ना। आज विधानसभा का तापमान बढ़ा हुआ था। सदन में क्या हुआ थोड़ा उसके बारे में बताएं, जो कैमरे पे नहीं दिख रहा था। जब मैं एज ए जर्नलिस्ट एक बार पढ़ने बैठता हूँ, जेसीसी सीजीएल को देखता हूँ, तो पता लगता है इसकी भर्ती का जो पहला नोटिफिकेशन आया तो 2015 में आया था, जब रघुवर दास की सरकार थी। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा उनसे सीबीआई जांच को लेकर, तो फिर वो आते हैं कि सीबीआई जांच तो जेपीएससी 1-2 की भी हुई थी। इतने 30 से ज़्यादा लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर सकते थे और कोर्ट से आग्रह करते कि भाई आप तुरंत इस मामले को जजमेंट दीजिए, सरकार करती है ना। तो ये जो अपने मामले को इधर से उधर डायल्यूट करने के लिए इसलिए बोलता है कि अरे सीबीआई क्या करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच लगातार झारखंड में कवरेज कर रहा है। चूंकि सत्ता पक्ष से हमने सवाल किया, नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना भी रह गया था, क्योंकि सवालों की बहुत सारी सुइयां इनकी तरफ भी घूमी हुई है। झारखंड के लोग इनसे परिचित हैं। देश के लिए बता दूं कि ये फिलवक्त यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका एक परिचय जो सबसे बड़ा ये है कि ये झारखंड राज्य बनने के बाद इसके पहले मुख्यमंत्री रहे। आई थिंक 4-5 दफे सांसद हो चुके हैं। शिबू सोरेन जो झारखंड की राजनीति के बड़े केंद्र बिंदु रहे, उनसे इनकी बड़ी अच्छी राजनीतिक द्वंद्वता रही, चुनाव भी आमने सामने लड़े। और इसके अलावा बहुत यंग एज में ये वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर बन गए थे। एमओएस थे, तब पर्यटन विभाग इनके पास था, पर्यावरण विभाग इनके पास था। और फिर उसके बाद जब नया राज्य बना तो 39-40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं। बीच में इन्होंने एक और पार्टी बना ली थी और उसके बाद उसका बीजेपी में विलय हुआ। और इनकी धमक आप इससे समझ सकते हैं कि जब बीजेपी में विलय हुआ तभी इनको अध्यक्ष बना दिया गया था बीजेपी से। तो खैर वो इतिहास की बातें हैं, मैंने परिचय देना इसलिए उचित समझा कि बाकी जो बाहर के दर्शक देख रहे हैं वो गंभीरता से समझे कि सीनियर लीडर हैं, वेटरन लीडर हैं और झारखंड की पॉलिटिक्स को समझते हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी जी, अभी फिलहाल आप बहुत चर्चा में हैं। आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है उससे, और खुद आप, आज मैं सदन में भी आपको सुन रहा था। मैं आपसे सवाल जवाब शुरू करूं उससे पहले ना, मैं एक ऑडियो, एक वीडियो सुनाना चाहता हूं आपको। प्लीज़ थोड़ा सा इसको सुनिएगा, तो इस पर आप कमेंट करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। यहीं से बातचीत को शुरू करेंगे। एक बच्चा कल मुझे मिला और उस प्रोटेस्ट में जो भीड़ में था, उसकी ऑडियो में आपको। पैसा फ्री में बांट दो, लेकिन शिक्षा मत दो। वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, आपके तलवे चाटेगा, आपको वोट देगा, एक पेट खाने के लिए आपको वोट देगा। आप सांदा के एरिया में जाकर के देखिए, बच्चों को सुबह में हड़िया पिला करके सुला दिया जाता है, नशा दे दिया जाता है ताकि वो दिन में खाना ना मांगे। ये हालत इस विश्वमगुरी ने इस राज्य को कितने प्रेम से बनाया। एक झारखंडी, आप इसके क्षेत्र को घूमते होंगे तो देखते होंगे कितना सुंदर हमारा झारखंड है, लेकिन इस राज्य की सरकार ने यहाँ के युवाओं के कलम को अपन करके आज इनको जो है इस रोड पे ला करके, हम लाइब्रेरी के छात्र हैं भैया, हमें वहाँ 12 घंटे 14 घंटे बैठने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम किताब को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उससे लड़ते हैं हर दिन। लेकिन ये राज्य सरकार से कैसे लड़े जिसके पास ये बंदूकधारी पुलिस है, ये लाठीधारी पुलिस है, आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस है, हम कैसे इससे लड़े? चावल फ्री में बांट दो। सुन लिया आपने। अब आप ये सरकार पे तो सवाल होंगे ही। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होगा कि जिस एस्पिरेशन के साथ झारखंड राज्य की आधारशिला रखी गई थी, आप उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, आपको लगता है कि झारखंड उस एस्पिरेशन की तरफ बढ़ भी पा रहा है? मतलब 1-2-4 कदम भी चल पाया है? आप इन छात्रों की बात सुनते हो 2026 में, 26 साल बाद। निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँगा कि पहली बात तो हमें समझनी चाहिए कि इस राज्य की निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो अगर हम इस पृष्ठभूमि को समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि कितने कदम चले कि नहीं चले। तो झारखंड जब बिहार में एक साथ था तो इधर के लोगों को अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। उनको लगता था कि सत्ता में हमारी पर्याप्त भागीदारी नहीं है,
सत्ता में भी पर्याप्त भागीदारी नहीं है और सरकारी सेवाओं में भी हमारी भागीदारी नहीं है। तो ये उनको कचोटता था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके लिए जो एक मुद्दा था, फिर लड़ाई लोग लड़ रहे थे, लंबी लड़ाई लड़ी लोगों ने। शायद ही देश के किसी भी राज्य को बनाने के लिए इतनी लंबाई नहीं लड़े, इतने लंबा समय तक लोग लड़ाई नहीं लड़े, जितने समय तक झारखंड के लिए लोग लड़ाई लड़े। मुझे लगता है आजादी के पहले से साइमन कमीशन के हाँ, दौरान से लड़ाई चल वही रही कह थी। रा था कि आज़ादी के पहले और आज़ाद भारत में भी जयपाल मुंडा के टाइम से। जयपाल सिंह मुंडा, बल्कि बिहार विधानसभा में अपोजिशन उनकी झारखंड पार्टी हुआ करता था, आप सोच सकते हो। यानी इस क्षेत्र के ट्राइबल शुरू से चाहते थे कि भाई हमारे अलग राज्य बने, हम सब अपने हाथों से राज्य को विकास करें। लेकिन उस समय किसी भी जिसकी भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी देश में, प्रदेश में, नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी जब 1988 में अपना अधिवेशन में इस बात को महसूस किया कि नहीं, हमें झारखंड को अलग राज्य बना देनी चाहिए, और अपनी जो पार्टी का हायर फॉर्म होता है राष्ट्रीय परिषद, उसमें से प्रस्ताव पारित करके ले लिया कि भाई। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस क्षेत्र के लिए अलग से कमेटी बनी, उस कमेटी में भी हम लंबी समय तक अध्यक्ष रहे, और हम लोग अलग राज्य के लिए यहाँ भी अलग से हम लोग आंदोलन करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव घोषणा पत्र में भी डाला कि भाई हमारी सरकार जब केंद्र में बनेगी तो हम अलग राज्य बनाएंगे। उस समय नाम हम लोगों ने वनांचल रखा था पार्टी में। और वास्तव में संयोग कहिए कि 1998 में केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने फिर अलग राज्य के प्रोसेस को शुरू किया। क्योंकि आप यहाँ से 14 में से 12 सीट इस इलाके की जीत चुके थे। जीत के आए थे। अटल जी सब जगह घूमे थे, भाषण दिए थे, सब जगह कहा था कि आप हमें सीट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो आपको अलग राज्य देंगे। तो 99 में नहीं हो पाया, बिल सदन में ला रहे थे, लेकिन काफ़ी विरोध था, खास करके बिहार के जो उस समय के जो लीडर हुआ करते थे, लालू यादव जी अभी भी है काफ़ी। लेकिन 13 महीना के बाद सरकार गिर गई, फिर 99 में सरकार बनी, फिर 99 में हम लोग इस क्षेत्र से जीत के गए, हम तो भारत सरकार मंत्री भी थे। और 99 में फिर चुनाव जीत करके हम लोग गए, 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बन गया। झारखंड ही नहीं बना, बल्कि 3 नए राज्य बना था उस समय देश में। उत्तराखंड भी बना था और छत्तीसगढ़ भी उसी समय बना था। तो मैं ये कह रहा था कि पहला जो लोगों की एक कचोटता था कि अलग राज्य होगा तो हमें पर्याप्त सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तो स्वाभाविक है सत्ता फिर यहाँ के लोगों के हाथों में मिला। और उसके बाद सरकारी पदाधिकारियों में भी, दफ्तरों में भी आप जाएंगे तो आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। कहीं दरोगा है, कहीं बीडीओ है, कहीं सीओ है, आप तो डीएसपी, अब तो शायद प्रमोशन भी हुआ, डीसी तक भी लोग पहुँचे, क्या कहते हैं, डीडीसी वगैरह भी बन गए। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद डेवलपमेंट का भी उस समय, क्योंकि आप यूपी से आते हैं तो मैं यूपी के तो मैंने जानता नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते थे। गांव के लोगों ने सड़कें नहीं देखी थी, गांव के लोगों को आने जाने की दिक्कत थी, बिजली नहीं देखी थी, कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी। शिक्षा के भी स्थिति उस समय बदतर थे, और संजोग हम राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो हमने भरसक कोशिश किया था कि इन सारी चीज़ों को ठीक करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना। अभी उग्रवाद के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उस समय बिहार जब एक साथ था, पूरे झारखंड में एक प्रकार से समानांतर सरकार चलती थी उनकी। रांची से पलामू तरफ आप बस से नहीं जा सकते थे, शाम में बंद हो जाती थी। चतरा नहीं जा सकते थे, गिरिडीह से धनबाद नहीं जा सकते थे। यानी हालत एक प्रकार से, पुलिस भी शाम होते होते अपनी बैरक में घुस जाती थी, थाना में घुस जाते थे, ताला लग जाता था। कहीं से कोई सूचना हुआ अपराधी का, कोई पुलिस जाती होती नहीं। तो ये हालत थी। वैसे हालत में राज्य बना, राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो फिर हमारा लगा कि पहले तो कानून व्यवस्था को भी ठीक करना जरूरी है, और इस काम को हमने समानांतर रूप से किया। जंगलों में उनके बंकर बने हुए थे, उन सारे बंकरों को ध्वस्त किए। पुलिस के साथ काफ़ी मुठभेड़ हुआ, काफ़ी पुलिस के जवान भी मारे गए, व्यक्तिगत रूप से भी हमें नुकसान हुआ काफ़ी। लेकिन स्थिति बदली। तो मैं ये कह रहा था कि एकदम नहीं हो बदला, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सर, जब मैं ये वीडियो दिखा के आपसे बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं शिक्षा के क्षेत्र में और भर्तियों के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जो भर्ती का जो प्रक्रिया हुई, वास्तव में आज हमें भी तकलीफ होता है देख करके। क्योंकि मैं एक उदाहरण बता दूं तो शायद समझ में और आ जाएगी आपको। क्योंकि मैं तो बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहा नहीं, 28 महीनों तक थे मुख्यमंत्री।
मार्च में हमको याद नहीं है कौन तारीख, हमको लगता है 16-17 ऐसे मार्च को हम हट गए। फिर डोमिसाइल विवाद हो गया। अब कोई विवाद हुआ ये विषय नहीं है, लेकिन हम कह रहे कि उस समय हट गए। तो मैं एक घटना बता रहा था, जब बिहार एक साथ था, तो आप लोग तो उस समय काफ़ी बच्चे होंगे, बिहार में नहीं रहे होंगे, ये भी हमको लगता है उस समय छोटे रहे होंगे। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, ये 78-79 की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम लेते थे तो बहुत लेट से होता था एग्ज़ाम। बिहार के बच्चे बाहर में एडमिशन नहीं ले पाते थे, चूँकि इसलिए समय से एग्ज़ाम नहीं होता था। दूसरा क्या होता था, बच्चे कुछ पास करते थे, कुछ फेल करते थे, कुछ बच्चों का तो पता ही नहीं चलता था रिजल्ट क्या है, पास किया कि फेल किया। और ये हमको बड़ी कचोटता था, लगता था कि भाई क्या हो गया बिहार को। संयोग से अलग राज्य बन गया, 15 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री बने। झारखंड एग्जामिनेशन जो बोर्ड हमने बनाया, उसके चेयरमैन किसको बनाया था अभी याद नहीं है। मैंने उन सारे पदाधिकारियों को बुलाया और हमने कहा कि देखो ये जो बिहार में होता था वो नहीं होना चाहिए। 100% रिजल्ट होना चाहिए, पास हो या फेल हो। अगर रिजल्ट कोई पेंडिंग रह गया तो समझिए पूरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर एफआईआर भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे और जॉब से भी समाप्त कर देंगे आपको, क्योंकि बच्चों की भविष्य को हम बर्बाद नहीं होना देखना चाहते। आज मुझे प्रसन्नता होती है, 2001 में झारखंड बोर्ड की एग्जामिनेशन हुआ, कैलेंडर जारी कर दिया था, समय से एग्जाम हुआ, समय से रिजल्ट हुआ, एक भी पेंडिंग नहीं रहा। आज तक वो परंपरा चल रही है, उसको लोगों ने ब्रेक नहीं किया। बाकी नियुक्ति के मामले में मैं ये कहा, अच्छा उसमें एक काम और मैंने किया था, आजकल शायद उसको लोगों ने तोड़ दिया है, क्या क्या पता नहीं। हमने कहा था कि बच्चों का, उसमें भी हमें लोगों ने बताया कि मैं जान रहा था जो टॉपर बच्चे होते थे वो भी पैरवी के पुत्र होते थे। तो मैंने कहा कि भाई 10 टॉपर के बच्चों की, उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, तो हमने कहा था कि कॉपी डिस्प्ले रहेगी, कोई भी अपना शुल्क जमा करके और उस क्या कहते हैं कॉपी को देख सकता है कि जो बच्चे टॉप किया है, कैसे टॉप किया है। तो भरसक मैंने कोशिश किया था, लेकिन हम हट गए। हमारे हटने के बाद मुझे ज़रूर दर्द होता है कि मैं जिस प्रकार से समझता था कि भाई ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया। सर लोगों को क्यों कह रहे हैं आप? डायरेक्ट नाम बताइए ना। अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे नाम नहीं ले रहा और अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता, उसी वक्त जेपीएससी 1-2 हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहा, जो कि बाद में मैंने देखा कि कई चेयरमैन सदर जेल लोग चले गए। और उस समय भी जब, आज भी वो दिलीप प्रसाद तो है, मैंने एक दिन उनको मिल करके बताया था जो बाहर से शिकायतें आ रही है गलत हो रहा है, अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो इसको आप लोग ठीक करिए, और नहीं तो आप लोग बुरे फंस जाओगे। उस समय जो उनको कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि चलो नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि भाई चेयरमैन भी सब जेल गए। दर्द होता है, तकलीफ होता है आज भी। अब लौट के कट टू प्रेजेंट आते हैं। जो 10 अगस्त को हुआ रांची में, वो उसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार से तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे, सब पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से रात में लाठीचार्ज हुआ, दिन में तो समझ में आ रहा था कि थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन रात में जिस तरीके से हुआ उस पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उनसे जो सवाल हो रहे हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि लाठी चार्ज करने पर आपके कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मजबूर किया, क्योंकि पुलिस आखिर तक बैरिकेड खोल दे रही थी, जाने दे रही थी, और उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जारी की, कुछ चेहरे भी दिखाए, बोले ये बीजेपी के लोग हैं और ये इस तरीके से कर रहे थे। आपका टिप्पणी? नहीं, मैं इतना कहूँगा कि भाई आज बच्चों को तो चोट लगी, हॉस्पिटलाइज भी हुए, सारे लोग फोटो देख रहे थे, लेकिन आप हमें बताइए एक भी कोई मजिस्ट्रेट को कोई चोट लगा हो, किसी पुलिस के ऊपर किसी के सर को कोई नौजवानों ने फोड़ा हो, पत्थर से किसी का कोई फोड़ा, ऐसा तो मुझे देखा ही नहीं पड़ा। अखबारों में भी मैंने सवेरे कहीं नहीं देखा। अखबार में तो सर छपा ही नहीं है, लेकिन जैसे अखबार तो वो छपवाता है, लेकिन मुझे तो नहीं देखा ऐसे। नहीं, जैसे ये देखिए, ये पुलिस के जवान हैं, इनकी तस्वीर मैं लगा दूंगा, ये घायल है, पुलिस इनके साथ। अब पता नहीं ये सच में घायल है कि नहीं है, लेकिन मैंने कहा तो अखबार में मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर मैं जितना भी अभी तक मैंने पहली दफा आपसे मैं देख रहा हूँ जी, अब जैसे ये हाँ ठीक है, अब इनको बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और इनके कई सारे लीडर्स के साथ जो है इनकी फोटो आई सामने। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई एजुटेशन होता है
तो झारखंड में हमारे 15 लाख करीब सदस्य ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, तो 15 लाख है तो स्वाभाविक है भाई। और जिसमें लोग धरना में बैठे होंगे उसमें भी बीजेपी के काफ़ी समर्थक होंगे, हो सके कोई तो बीजेपी के भी होंगे। तो कोई अगर चले गए होंगे तो मैं नहीं समझता कोई अपराध के, कोई क्रिमिनल तो नहीं गए उनको सपोर्ट करने के लिए भाई। जैसे जंतर मंतर में जो क्रिमिनल चले गए थे, जो आज तो सब रिकॉर्ड आ रहा है बार बार, तो इसमें क्या बुरा है? अगर मान लीजिए हमारे कोई कार्यकर्ता गए होंगे, पार्टी के नाते नहीं गए होंगे, लेकिन अगर जो को लगा कि नहीं भैया हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या बुरा है उसमें? बट जो लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पहली बात तो मैं करूँगा क्या कार्रवाई करेंगे। मैंने जितना समझा है, कल परसों से मैं देख रहा था कि मैंने तो वहाँ गया नहीं था उस समय कि गेट में कैसा बंद था, लेकिन अखबारों में छपा, सोशल मीडिया में मैंने देखा जी, ब्लेड वायर लगाए हुए थे, कांटेली टार लगाए हुए थे। ये क्या है, कोई बांग्लादेश के और पाकिस्तान का बॉर्डर में भी शायद इस प्रकार के वायर नहीं लगा हुआ है। बांग्लादेश का बॉर्डर तो मैंने देखा है, बंगाल के शायद 2-4-5-10 साल पहले हम गए थे तो मैंने देखा था कि वहाँ पर जो फेंसिंग लगा हुआ है, तो लगा कि सामान जैसे टाटा का जो वायर होता है ना, अच्छे ढंग से आप उसको छू भी सकते हैं नज़दीक से। तो कहने का अर्थ है कि भैया कोई बॉर्डर नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई आतंकवादी नहीं है। और जब लड़के ने देखा ये कांटेली तार है तो मुझे लगता है कि लड़कों को जोश आया, गुस्सा आया कि यार चलो ये चुनौती है हमारे लिए, हम इसको भी पार कर सकते हैं। लड़कों ने तोड़ करके पार किया। और लड़का चाहते तो विधानसभा भी घुस जाते थे, लेकिन घुसे नहीं। लड़के लोग बाहर में आकर के बैठ गए और फिर ताला सुन रहे थे कि उन लोगों ने बाहर से ताला बंद कर दिया। तो इसलिए ये कहे भाई, लड़कों को पता था कि हमें कहाँ तक जाना है, क्योंकि आज तक जगन्नाथ मंदिर से कोई भी आंदोलन में आगे लोग नहीं बढ़ा है। अगर इस बार लोग बढ़ा है तो अगर ये वायर फेंसिंग नहीं होता, कांटेली तार नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है बच्चे लोग वहां तक जाते। सर, आपने एक बात बोली कि बीजेपी के लोग होंगे, और स्वाभाविक है होना, इसलिए भी क्योंकि आप यहाँ विपक्ष में हैं और कहीं भी एजिटेशन होगा तो विपक्ष उस एजिटेशन में सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए आता है। आप भी गए बच्चों के समर्थन में, सेम विद जंतर मंतर पे, वहाँ पे भी विपक्ष के बहुत सारे नेता गए। आपके दल की सरकार है तो विपक्ष का ये धर्म मैं मानता हूँ कि विपक्ष अपने तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन मूल में स्टूडेंट है। जंतर मंतर पे भी मूल में स्टूडेंट था, यहाँ पे भी मूल में स्टूडेंट है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की मांग पर, और स्टूडेंट्स से आप लोगों की जब बातचीत हो रही है, जेपीएससी को लेकर के जो सारा विवाद था ये सब हुआ, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि सरकार ने भरसक कोशिश किया था कि हम डरावें लड़कों को। सरकार ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, गोली के सिवा लाठीचार्ज किया ही, वाटर कैनन चलाया ही, आंसू गैस छोड़ा ही, तो बचा क्या है? गोली ही चलाना बचा था ना। सत्ता का चरित्र तो एक जैसा ही है। मैंने कहाँ कह रहा हूँ भाई, लेकिन मैंने दोनों बातें कहा। अगर आप देखें जंतर मंतर में कोई कांटेली तार नहीं लगा हुआ था, ब्लेड वायर वहां लगा हुआ नहीं था, आराम से लोग धक्के दे करके लोग चल रहे थे। यहाँ तो आप देख रहे थे भाई, ये तो चुनौती था, चैलेंज था। फिर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए भाई किसके आदेश से वहां पर ये जो वायर लगाया गया था इस प्रकार की कांटेली। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको वहां से और यहाँ से तुलना नहीं कर सकते। फिर वहां जाकर के लोग भाषण दे रहे थे, जो क्या भाषण दे रहे थे, और यहाँ जाकर के हम लोगों ने तो यहाँ कोई भाषण भी नहीं दिया। हम तो सिर्फ इसलिए गए थे, 6 तारीख से विधानसभा चल रहा था, तो मुझे लगा कि लड़का धरने पर बैठे हुए तो जाकर के एक बार उन लोगों से मिल लेना, एक बार बात कर लेना, उनकी जो डिमांड है। हालांकि पहले भी लड़का लोग हमसे मिला है, अगर हम नहीं जाते तो शायद आप लोग ही पूछते कि भैया वो लोग धरना पे बैठे, आप तो एक दिन भी नहीं गए देखने के लिए। बिल्कुल पूछते, क्यों नहीं पूछते? वही मैं कह रहा हूँ, स्वाभाविक है। इसलिए मैंने वहां गया। गाने के बाद भी उन लोगों के बैठ करके मैंने उनकी समस्या को सुना, समस्या को समझा, और फिर जब सर्वदलीय मीटिंग था वहां भी मैंने बात को रखा। तो सर, आज जैसे विधानसभा में आप लोग थे और विधानसभा की कार्रवाई में देख रहा था, आज विधानसभा का तापमान बढ़ा हुआ था। दोपहर में धूप तो थी यहाँ पे बाहर, आमतौर पे रांची में बारिश खूब होती है तो मौसम ठीक रहता है यहाँ का, लेकिन कुछ ज़्यादा तापमान था। आप बोले तो उधर से शोर आ रहा था, मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो इधर से शोर आ रहा था। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष हो या मुख्यमंत्री, दोनों लोग एक भाषाई मर्यादा यहाँ झारखंड में तो मैं एटलीस्ट देखता हूँ वो
बरकरार रखते हुए एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। सदन में क्या हुआ थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, जो कैमरे पे नहीं दिख रहा था। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, कैमरे में शायद वो जानबूझ करके नहीं दिखाया था, वो लोगों की शायद प्लानिंग ही था, जो मुझे समझ में आया। जब सदन जिस समय प्रारंभ हुआ तो उस समय हम थोड़ा अंदर जाने में थोड़ी हमको विलम्ब हो गई। हमको लगता है 1-2 मिनट का विलम्ब हो गया। कांग्रेस के लीडर है प्रदीप यादव जी, वो भाषण दे रहे थे। तब तक हम पहुंचे और अपने सीट पर गए तो हम खड़े हो गए, और जब हम खड़े हो गए हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन तब तक देखते हैं सत्ता पक्ष के सारे विधायक इंक्लूडिंग मंत्री भी बेल पर आ गए। अब कुछ मुझे समझ में नहीं आया, जब वो लोग भी बेल पर आ गए तो इधर से भी लोग आ गए, कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 12 बजे तक हाउस को एडजॉर्न किया। मुख्यमंत्री जो भाषण दे रहे थे, वही बात आ रहा ना, तब सिलसिलेवार थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। नहीं, उसके बाद फिर जब हम लोग हाउस आए तो फिर हम बोलने के लिए खड़े हो गए। हमने इतना ही पूछे सरकार से कि भाई आप बताओ कि आपने वहां जो वायर लगाया था, वायर फेंसिंग, कांटे लेता, किसने इसके लिए हुक्म दिया? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। देखे उधर से वो लोगों ने हंगामा करने लगा, तो इधर से भी लोग आए। तब हमारे लोगों ने तय किया अगर अपोजिशन के लीडर को पूरा नहीं बोलने देंगे तो हम मुख्यमंत्री को क्यों बोलने देंगे? सीधे सीधे बातें हैं। तो हमारे लोगों ने भी हल्ला किया। तो ये स्वाभाविक होता है। अगर हमारी बात को पूरी तरह से लोग सुनते, हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो इतने ही सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, तो अगर हमारी बातों को वो नहीं सुनेंगे, तो सर पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, और आप नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री एक उनका दायरा उस हिसाब से बिहेव करते हैं। सदन में भी जो हुआ उसको लेके बात अभी आपकी नहीं है और सत्ता पक्ष की भी नहीं है, बात है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इतना परेशान है कि जैसे जेपीएससी पे तो सरकार मान गई है कि हम इसको रद्द कर देंगे, जेएसएससी को लेकर के भी समस्या है। अब जब मैं एज ए जर्नलिस्ट एक बार पढ़ने बैठता हूँ, जेएसएससी सीजीएल को देखता हूँ, तो पता लगता है इसकी भर्ती का जो पहला नोटिफिकेशन आया था 2015 में आया था, जब रघुवर दास की सरकार थी। उसके बाद वो आते टलते होते टलते तब 1500 के करीब भर्ती आई थी। उसके बाद वो भर्ती 2024 में होती है, 10 साल पुरानी भर्ती 2024 में आकर के होती है। उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं, उसमें भी धांधली के आरोप लग जाते हैं। टीडीपी और टीडीपीएल तो इसमें खैर नहीं, बाकी चीज़ों पे आरोप लगते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई विधायक है, अगर वो चुनाव लड़े, एक बार लड़े और उसको जो है रोक लग जाए कि नहीं तुम विधायक अभी नहीं हो, फिर दोबारा वही चुनाव लड़े, फिर लगे कि यार अभी नहीं तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है, तीसरी बार जब लड़े तो हार जाए, कोई और बन जाए। तो मैं नेता से इसलिए इस तरीके के सवाल पूछ रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग जनता को समझते हैं, लेकिन नेता वाले उसमें भी भाषा में कि 11-11 साल सर एक भर्ती के लिए एक राज्य में लग रहा है। देखिए, मैं कहूँगा कि पिछले क्या कहाँ अटका था, इस मामले में बहुत दूर जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसकी आपने बताया सीजीएल की, जैसे यहाँ 2 एजेंसी है जी गवर्नमेंट की, एक तो कर्मचारी चयन आयोग है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको जीसीसी बोलते हैं। दूसरा है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जीसीसी ने पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी वैकेंसी निकाली, जिस किसी की भी, जब मुख्यमंत्री बने तो बड़ी उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणा कर दिया कि हम इतना करेंगे, इतना बहाल करेंगे। तो अच्छा लगा सबको कि चलो बहाल करेंगे। वैकेंसी निकला तो सबसे अधिक वैकेंसी किसमें निकला? शिक्षकों की, यानी सहायक आचार्यों की 26,001 पोस्ट। अब उसमें क्या हुआ, कभी भी एक साथ सरकार ने रिजल्ट, आयोग ने रिजल्ट दिया ही नहीं। 23 में वैकेंसी निकला, 24 में एग्जाम हुआ और 25 से उन्होंने शुरू किया इसको। वो भी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बचे गए, तब इन्होंने रिजल्ट पार्ट में निकाला। एक पार्ट में नहीं, 6 पार्ट में निकाला। हाई कोर्ट ने लगाया तो 2026 के फरवरी में उन्होंने कट ऑफ मार्क्स निकाला। तब बच्चे लोग देख रहे हैं कि भाई जिनकी नौकरी हो गया और जिन हमें नहीं हुआ है, हमको अधिक नंबर आया है। उसमें भी खूब लेन देन हुआ। सीजीएल का परीक्षा में कोई नेपाल में बच्चों को रटवाया गया, कहीं बिहार में रटवाया गया, झारखंड में रटवाया गया, बंगाल में रटवाया गया, कहीं 135 प्रश्न, कहीं 150 प्रश्न रटवाया गया, जिसमें 120 टेली कर गया। ये क्या बोलते हैं, सीआईडी के जांच में पूर्व के पदाधिकारी ने, सीआईडी ने जांच किया, उस जांच रिपोर्ट में होगा। अगर उन लड़कों से मिलिएगा फिर तो लड़का लोग आपको दिखा देगा, वो चार्जशीट की कॉपी दिखाते हैं। हाँ, ये ले तो सब
लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, पूरा सीआईडी के टीम को ही बदल दिया, और सीआईडी की टीम जब बदली तो पूरा जांच का दिशा ही बदल दिया, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सब गुमराह कर दिया। उसी प्रकार से पीजीटी का एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, ये मैं जीएसएससी की बात बता रहा हूँ, झारखंड कर्मचारी चयन, उसी प्रकार से उनका माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में और भी जो भर्ती परीक्षा सब में ही गड़बड़ी हुई है। जेपीएससी में वैसे ही हुआ, 11, 12, 13वां जेपीएससी का क्या हुआ सबको पता है। अभी जो रद्द करने की बात कर रहे हैं जिसमें से गिरफ्तारी, तो 14वीं जेपीएससी है जिसमें तो अभी प्राइमरी एग्जाम हुआ, इसमें ही जो गड़बड़ी हुई है, इसमें वो कह रहा है कि हमने इसको रद्द कर रहे हैं। क्या भाई आप कर रहे हो? जहां बच्चे लोग, हजारों बच्चे जिसमें से जिनकी कैरियर समाप्त हो गया, एज समाप्त हो गया, आपने उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो बच्चे आज रो रहे। वही बच्चे अधिक धरने पर बैठे हुए, वही तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच कराओ। और उसमें अभी ख्यामते को इन्होंने रिजाइन किया, गिरफ्तार किया। हमने कहा कि जेसीसी में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अफसर है, प्रभारी इंचार्ज है, क्या बोलते हैं, जेसीसी के चेयरमैन प्रशांत कुमार, भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे है सरकार? उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं और उनके ऊपर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? इतना सारे तो वहां भी गड़बड़ी हुई है। तो इसीलिए ये जो पूरा काम है, सरकार के संरक्षण में सब गड़बड़ियां हुई है, और इसलिए सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। अब जब सीबीआई जांच का प्रश्न हमने जैसे बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का इंटरव्यू किया, तो हमने पूछा उनसे सीबीआई जांच को लेकर के, तो फिर वो आते हैं कि सीबीआई जांच तो जेपीएससी 1-2 की भी हुई थी, उसमें भी ये आपके दिलीप प्रसाद और ये सब जो अध्यक्ष थे जेपीएससी, उनकी गिरफ्तारियां हुई, कितने 30 से ज़्यादा लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। तो सीबीआई जांच देकर के क्या होगा? हमारी सीआईडी जांच करेगी, हम न्यायिक आयोग से जांच करा देंगे। और जब ये पूछता हूँ कि भाई आपकी सरकार में इतनी गड़बड़ियाँ हुई, इसका क्या है, तो वो ये भी कहते हैं, आप ये पहले इस सवाल का जवाब दीजिए सीबीएसई वाले, फिर मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो कर रहे हैं, आज तो उनकी सरकार है ना, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर सकते थे, और कोर्ट से आग्रह करते कि भाई आप तुरंत इस मामले को जजमेंट दीजिए। सरकार करती है ना, कौन करेगा? तो सुदीप सोनू क्या कह रहे हैं, बीजेपी को करेंगे? बीजेपी थोड़े करेगी, ये तो राज्य सरकार को पहल करनी, राज्य सरकार को मदद करनी, सीबीआई को भी। झारखंड में क्या है कि अगर कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो राज्य सरकार सहयोग ही नहीं करती है। पिछले दिनों आपने देखा एडी ऑफिस को कैसे घेरा था इन लोगों ने, एडी ऑफिस के अफसरों के ऊपर ही क्या कहते हैं, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट पर केस लगा दिया। तो ये सारे तमाशा ये लोग करते हैं और बोलते हैं केंद्र के ऊपर मार देते हैं। भाई आपकी जब से सरकार बनी है, आपको उसको तो तुरंत निष्पादित करवा देना चाहिए था, आप क्यों नहीं करते हो? तो ये जो अपने मामले को इधर से उधर डायल्यूट करने के लिए इसलिए बोलता है कि अरे सीबीआई क्या करेंगे, हम बोले कि कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप डर क्यों रहे हो भाई, जांच दे दीजिए, तो आपको क्लीन चिट ऐसे ही मिल जाएगी। दोनों बातें नहीं चलेगी, एक बोल रहे कुछ नहीं होगा, एक आप डर भी रहे हो, भयभीत भी हो, तो ये कैसे चलेगा भाई? अच्छा, एक बात और जब मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई आपकी सरकार में हुआ और आरोप लगता है कि इसमें कुछ बड़े नेता इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कहते हैं हमारी सरकार में जो लोग भी शामिल हैं उनके किसी भी रिश्तेदार नातेदार का आप बता दीजिए जिनका जेपीएससी में हुआ हो, लेकिन फिर वो आपकी पार्टी का बहुत सारे लिस्ट जारी करते हैं, उसमें आपकी बहू को लेकर के भी कहा जाता है। हम कह रहे हैं कि भाई मेरा कहना है किसी के भाई और भतीजा बने, कंपीट करे, ये कोई बुरा नहीं है, आप जांच करिए ना, आपके पास तो सरकारी है, आपके पास एजेंसी है, आप कोई जज तो नहीं है ना, आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? इसलिए तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई को दे दीजिए और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एक क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के निगरानी में सारी जांच होगी, समय सीमा के अंदर आप तय करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप इस प्रकार की जो बात करके आप क्या चाहते हैं, झारखंड की जनता को ये मैसेज देना कि अरे सब लोग तो चोर है इसलिए हम भी चोर कर रहे हैं, ये कोई मतलब होता है? फिर उनकी तरफ से आता है कि सीबीआई जो सीआईडी है वो तो कार्रवाई कर रही है, 21 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को इससे क्या समस्या है? नहीं, मैं फिर कहूँगा एक एजेंसी एसीबी भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसके हेड है प्रिया दुबे।
पिछले साल हेमंत सोरेन के बड़ी करीबी अफसर थे, विनय चौबे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, एक्साइज विभाग में भी सेक्रेटरी थे। दारू का घोटाला हुआ तो 2022 में हमने उस समय सरकार को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ी हो रहा है, अब इसको रोकिए, जांच करिए, कुछ नहीं किया। एक साल पहले अचानक एसीबी की टीम पहुंचता है, उसको पकड़ के ले जाता है, अनन फनन में तुरंत गिरफ्तार होता है, अंदर कर देते हैं। कई अफसरों को भी अंदर किया, 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर केस हुआ, कई लोग अंदर गए, लेकिन सबको बाय डिफॉल्ट बेल मिल गया। 90 दिन में चार्जशीट सबमिट नहीं किया, अभी भी चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। हम तो हाई कोर्ट में पीएल फाइल किए हुए हैं कि भाई ये शराब में बड़ा घोटाला हुआ, इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। तो एसीबी इनका करप्ट है। सीआईडी में जिस मनोज कौशिक को इन्होंने, एडीजी है जो हेड है सीआईडी के, हजारीबाग में थे, उनके ऊपर आरोप है। वो भी जांच की फाइल होम मिनिस्ट्री में पड़ा होगा, गृह विभाग में, मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है, देख ले, देखा ही होंगे, तभी उनको वहाँ रखे हुए। कोयला चोरी में वो संलिप्त है, उस समय के वहाँ आईजी जांच किया है, वो सारे फाइल पड़ा हुआ है साहब। अब ऐसा व्यक्ति को आप सीआईडी का हेड बनाए हुए और आप कह रहे हैं कि हमारे सीआईडी जांच करे, कैसे विश्वास करेगी? मैंने 2 उदाहरण बताए। ये आपके आरोप है, मैं जब उनसे सवाल पूछूंगा तो जरूर ये पूछूंगा आपके सवाल, उनके जो आरोप होंगे वो आपसे पूछूंगा। हाँ, आपके जवाब तो पत्रकार का तो काम ही है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहते हैं। लेकिन आप बीच बीच में आपको सुनता हूं, आप कहते हो कि मुख्यमंत्री जी की टीम से या मुख्यमंत्री जी की कोर आसपास के लोगों में से कोई एक अधिकारी या एक व्यक्ति है। आप इतना इशारा करते हो तो नाम लेकर बोलो, कौन है वो, क्या आरोप है, खुल के बताओ तो उस पर भी जांच हो। अरे अभी तो बताया ना, एक प्रशांत सिंह है, प्रशांत कुमार है जी, जेसीसी में प्रभारी चेयरमैन पर्सन वही है। अच्छा, जहां पर शिक्षक नियुक्ति, सीजीएल नियुक्ति, एक्साइज विभाग के सिपाही की नियुक्ति, पीजीटी की नियुक्ति, और भी कहते हैं कई चीजों, माध्यमिक शिक्षक की, जहां गड़बड़ी अधिक संख्या में वहां हुआ है। हाँ, वो तो बिल्कुल मस्ती में है, खाली चर्चा कहाँ हो रहा है, जेपीएससी जेपीएससी। लेकिन गरारी तो भी जीएसएससी पे फंसी है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों के जाइएगा तो हमको लगता है जेपीएससी कम वहाँ बोलने वाले बच्चे मिलेंगे, जेसीसी के अधिक बात करने वाले बच्चे मिलेंगे। चलिए, आपने पूरे लगभग सारी चीज़ों पर बात कर ली। लास्ट में एक आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन आप शायद उससे खुश भी हो। अगर इन फ्यूचर आपकी पार्टी जीतती है और आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो आप एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म की कोशिश करेंगे, या क्या आपने सोच रखा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं ये ज़रूर करता? नहीं, सवाल मेरे मुख्यमंत्री का ना, डेमोक्रेसी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ। जैसे इस प्रकार की भर्ती परीक्षा है, पहली बात तो वहाँ पर अच्छे ईमानदार अफसरों को भर्ती करना, एक। लेकिन ईमानदार व्यक्ति भी कभी गड़बड़ हो सकता है, लालच कभी भी हो सकता है, तो आप नियमों को ठीक करना। नियमों को ठीक करना माने एक बार वैकेंसी निकले, उसमें कोई बीच में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और एक बार में रिजल्ट, एक बार में परीक्षा भी हो और एक बार में रिजल्ट भी हो, कट ऑफ मार्क्स वगैरह सब एक बार, कैलेंडर जारी होना चाहिए। बिल्कुल। और जिसकी जो बच्चे, हालांकि सरकार ने निर्णय लिया था कि भाई जो क्वालिफाइड करेंगे मेंस में, फाइनल में, उन बच्चों का कॉपी को हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो इसको ऑनलाइन कर दीजिए, खत्म बात है। एक बात आखिर में आपसे पूछता हूँ, मुख्यमंत्री और उनकी जो पूरी टीम है, उनके जो मिनिस्टर हैं, मैंने बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो हमारी कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, पहले हमने कार्रवाई की, हमने जो है एक्शन लिए हैं, और उसके बाद ये आंदोलन हुआ है, और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आंदोलन मैंने कहा कि आज से नहीं हो रहा है, सीजीएल को लेकर के बच्चे मार भी खा चुके हैं, जेसीसी के ऑफिस में लोग घेराव भी किया था। तो अगर उन लोग बच्चों को ही पूछेगा, हमें तो उतना याद भी नहीं है कितना बार बच्चों ने आंदोलन किया है, कितना बार मार खाया है, कितना बार बच्चों के ऊपर केस हुआ है, कई बच्चों को तो जेल भी सरकार ने डाली है। तो मुझे लगता है कि हमें उस सारी चीज़ें याद नहीं, कि इतना मैं जान रहा हूँ। आप बच्चों से पूछेंगे कि भैया आप लोग अभी आंदोलन कर रहे हो कि सीजीएल का तो कभी हो गया, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, तो बच्चे आपको बता देंगे कब कब उन लोगों ने कैसे कैसे आंदोलन किया, फिर हेमंत सोरेन ने कब उन लोगों के ऊपर लाठी बरसाया।
फिर कैसे कैसे जो लोग ये बताने वाले कहाँ किस प्रकार की चोरी हुआ, उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा सरकार केस कर देती है, उन्हीं लोगों को फिर तंग करती है। अब दो मांगे हैं, एक जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो, दूसरा सीबीआई जांच हो। दोनों मांगों में मैं आपसे एक सवाल शॉर्ट में पूछता हूँ। अगर जैसे सीजीएल की परीक्षा रद्द होती, मेरे पास एक आध दो पुराने जो सेलेक्ट बच्चे हैं उनका मैसेज आया कि भैया हम लोग तो पढ़ के जो है सेलेक्ट हुए थे, तो क्या हमारी नौकरी भी चली जाएगी? इस पे आपका क्या टेक है? दूसरा कि अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं देती है तो क्या आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे इसके लिए कि हम कोई पीआईएल दाखिल करें? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरा खुद मानना है कि पूरे मामलों को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। आपको ध्यान में होगा बंगाल में इसी प्रकार के शिक्षक भर्ती में खूब पैसे का लेन देन हुआ था। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए तो शायद 25-26 हज़ार जो गलत तरीके से नौकरी प्राप्त किए थे उन लोगों का सब समाप्त हो गया। मेरा कहना है कि जब सीबीआई जांच होगी, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है या जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़े जाएंगे, उनकी तो समाप्त होनी चाहिए। जो गड़बड़ किया है, जिन लोगों ने गड़बड़ करने वालों को संरक्षण दिया, उनको भी गिरफ्तार होनी चाहिए। बाकी शेष बच्चे जो जेन्युइन जिन लोगों ने मेहनत किया और पास किया है, फिर उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। बट यहाँ तो ये मांग हो रही है कि उस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया नहीं, मेरा कहना है अगर सीबीआई जांच की मान ले सरकार कि हम फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे लोग मान जाएंगे। और इस पे वो उनका जो डर है, वो उनके मन में तो ये डर भी हो सकता है कि भाई केंद्रीय एजेंसी के पास चला जाएगा, हमारे खिलाफ मिसयूज ना करे, राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल। ईडी का उदाहरण देते हैं पिछला, हमने कहा कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करे ना, अदालत की निगरानी में सब जांच हो, तो कहीं तो आप विश्वास करेंगे। आप तो इतने गड़बड़ लोगों को आपने वहां पदस्थापित कर रखा है, आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? ये सारे लोग टेंटेड लोग हैं। ख्याति का ख्याति क्या था? ख्याति का ख्याति वही था ना, कुछ नहीं करने वाले आदमी। हम तो उनको बहुत दिनों से जानते थे। अच्छा, उन लोगों को हम लोग महत्वपूर्ण जगह पर ही नहीं पोस्ट करते थे, उनको जानते थे इनसे कुछ नहीं होना है डिलीवर, तो फिर ऐसे आदमी को काहे पदस्थापित करेंगे? अरे इनको कहाँ कर दिया जीपीएस चेयर, क्यों किया पता नहीं। तो ये आपने लंबी बातचीत तफसील से नेता प्रतिपक्ष और आदिवासियों में बड़ी स्वीकार्यता रखने वाले, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम चाहे सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं या नेता विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सभी लोग शालीनता से सारे सवालों को टैकल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जवाब दे रहे हैं। और लोकतंत्र के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर सवाल हमारी तरफ उछाले जाए तो सवाल को सुना जाए, सवाल पूछने वाले से सवाल उल्टा न किया जाए बल्कि जवाब दिया जाए। और झारखंड से और कोई कुछ सीखे न सीखे, बाकी राज्य और बाकी जगहों के नेता ये ज़रूर सीख सकते हैं कि यहाँ चाहे हमने अभी नेता प्रतिपक्ष का इंटरव्यू किया, चाहे हमने जो उच्च शिक्षा मंत्री थे सुदीप सोनू उनका इंटरव्यू किया, और मौका मिला तो मुख्यमंत्री का भी इंटरव्यू करेंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। और इसलिए ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि आप कल्पना कीजिए, जेएससी सीजीएल जिसको लेकर के अभी पूरा डेडलॉक है, जिसका मैंने हल्की सी चर्चा की, वो यही है कि 2015 में एक वैकेंसी आई जेएससी सीजीएल की, और वो भर्ती जो है 2024 में जाके कंप्लीट हुई। इस दौरान 4 बार मुख्यमंत्री बदले, 5 राज्यपाल बदल गए। अब आप इससे सोचिए कि बच्चे इतने सालों में कितना सफ़र किए होंगे। तो ये झारखंड के जो बच्चे आज सड़कों पे बैठे हैं, ये यूं ही नहीं बैठे हैं, इनके अंदर का गुबार इनको लेकर के बैठा है। और इतनी ज़बरदस्त बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, तब भी बैठे रहते हैं। तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। विपक्ष अपना धर्म निभाए, सरकार अपना धर्म निभाए, पत्रकार अपना धर्म निभाते रहेंगे, सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल होते रहेंगे। और न्यूज़ पिंच ये कोशिश कर रहा है आप तक ये सब लेकर आने की, और एक तरह की हमारी कोशिश आप कैसे देखते हैं उसको कमेंट करके बताइए। बाबूलाल मरांडी जी ने जो जवाब दिए उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। आपके मतभेद हो सकते हैं, सवालों पे हो सकता है हम पत्रकार हैं, कोई विद्वान नहीं, कुछ सवाल छूटे भी हो हमसे, वो अगर छूटे होंगे तो अगली बार पूछ लिया जाएगा, लेकिन सहमति असहमति की भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए। नमस्ते, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे पे मेरे साथी ऋषि हैं, बहुत जिंजी लड़का है, इतने देर से जो है हैंडल्ड कैमरा लगाया, कोई ट्राइपॉड नहीं है, तो थोड़ा बहुत शेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।